एंड ऑल, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, मेरा ये चैनल हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है जो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th का ये लेक्चर है हमारा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स में। ठीक है, तो देखेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ पहले कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, इकाई 1 बोलते हैं इसे, इकाई 1 है जो हमारी स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर है, 2 अध्याय है हमारे। जो हमारा पहला अध्याय है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारा आएगा अध्याय 2 है हमारा, उसमें हमारा वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर एंड संधारित्र, सॉरी। ठीक है, तो भाई हम पहला अपना इकाई फर्स्ट का पहला अध्याय शुरू करते हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो देखेंगे भाई, सर्वप्रथम हम बताते हैं आपको कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? देखिए, वैद्युत आवेश सबने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको और अधिक जानकारी दूंगी, तो उससे पहले हम बात करते हैं वैद्युतिकी। ठीक है, देखो वैद्युतिकी क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। 2 शब्द हैं इसमें। देखो, स्थिर वैद्युतिकी जो शब्द है हमारा, देखिए बच्चों, अपने अपने कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं। ठीक है, साथ साथ मेरे साथ नोट भी करते रहें। ठीक है, इससे तुम्हारा भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा और वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर वैद्युतिकी हमें 2 शब्दों से बना है। ठीक है, स्थिर प्लस वैद्युतिकी, या आप वैद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब विद्युत आवेश। ठीक है, स्थिर का मतलब क्या है? जो रुका हुआ है, मीन्स विराम अवस्था बोल सकते हैं आप। विराम अवस्था। और जो हमारा वैद्युत आवेश है, इसको आपने पढ़ा ही है, अभी हम इसको और समझाएंगे। इसे हम बचपन में क्यू से दर्शाते थे। ठीक है, देखो, वो सभी घटनाएं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, वही सभी घटनाएं जिसमें हम सभी घटनाएं जहां पर क्या हो, हमारा वैद्युत आवेश क्या होता है, स्थिर हो, मतलब विराम अवस्था में हो। ठीक है, तो भाई भौतिक विज्ञान, देखो ये स्थिर वैद्युतिकी क्या है, एक हमारी शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है, भौतिक विज्ञान की शाखा। ठीक है, भौतिक विज्ञान की या भौतिकी बोल सकते हो आप इसे, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम उन घटनाओं का वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं जहां पर आवेश हमारा किसमें हो, विराम अवस्था में हो। क्लियर? ठीक है, तो वो जो हमारी विज्ञान की शाखा है, भौतिकी की जो शाखा है, उसको हम क्या नाम देंगे, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आपको लिखा देती हूँ, परिभाषा लिख लीजिए। तो बच्चों, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए बच्चों, भौतिकी की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझा मैंने आपको दिया है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और देखो बच्चों, एक चीज़ और, एक लाइन इसमें और ऐड कर रखी है मैंने, इसके अंतर्गत हम वैद्युत विभवांतर, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वैद्युत क्षेत्र जो हम अभी पढ़ेंगे, वह वैद्युत बल आदि का अध्ययन किया जाता है, और इससे संबंधित हमारी और घटनाएं भी होंगी, गॉस प्रमेय। ठीक है, आदि चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको डाल लेंगे आप लोग, और उसका मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। और एक चीज़ और बच्चों, ये जो मैं नोट कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मैं जो नोट्स बनवा रही हूँ, आपको यहाँ पे लिख के आपको नोट करना है, या मैं बोलूँगी, लेक्चर दूंगी तो आप उसे नोट कर लेंगे। प्लीज़ बच्चों ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आपको ऐसा लिखना सूटेबल हो रहा है, या फिर मेरे बोलते बोलते आप नोट करोगे, वो चीज़ सही है, मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, जल्दी कीजिए। अब देखो, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको क्या है। देखो बच्चों, जो आवेशित होना, निरावेशित होना, ठीक है, जितने अभी हम घटनाएं ये सब पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए आप। आवेशित होना किसी वस्तु का, जैसे हमारे पास ये निरावेशित वस्तु है, इसका आवेशित हो जाना एकदम, जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, क्या स्केल होता है हमारे पास, हम उसे बालों में रगड़ते थे, सूखे बालों में। ठीक है, या किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा, तो उसमें एक, और फिर उसके बाद छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं, उनको वो आकर्षित करने लगता है। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, खेलते थे हम इन चीज़ों के। ठीक है, तो देखिए ये सारी घटनाएं क्या है, ये देखो, एक निरावेशित वस्तु, प्लास्टिक का जो हमारे स्केल है, वो क्या हो जा रहा है, आवेशित हो जा रहा है। ठीक है, या फिर किसी आवेशित वस्तु है जो ऑलरेडी हमारी क्या है, आवेशित है, उसमें पहले से कुछ आवेश है, वो निरावेशित हो जाती है। ठीक है, जैसे लोहे से आवेश थोड़ी देर में खत्म हो जाना। ठीक है, वो सब क्या है हमारा, वो सब हमारा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। देखिए, एक
एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे या लिखते रहें साथ साथ। देखिए देखो, टीवी होता था घर पे, अभी भी होता है, ठीक है। टीवी जब बहुत देर से आपका टीवी चल रहा है, उसको एकदम से प्लग ऑफ कीजिए, उसका स्विच ऑफ कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कागज़ का पूरा एक पेज ले लीजिए, या फिर कागज़ का पेज ले लीजिए। उस कागज़ के पेज को आप ऐसे करके, मान लेते हैं हमारी कागज़ की शीट है, इस कागज़ की शीट को आप लेके गए यहाँ पर, ठीक है। तो देखना आप, कागज़ की शीट क्या होती है, स्क्रीन से चिपक जाती है, फिर थोड़ी देर में हट जाती है, गिर जाती है नीचे। ये होता क्या बच्चों, जो हमारा टीवी है वो बहुत देर से चल रहा होता है, तो उसके अंदर, स्क्रीन के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, घर्षण के कारण उनमें आवेश उत्पन्न होता है। तो होता क्या है, जो हमारा कागज है, जो हमारा कागज का टुकड़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए, ये कागज का टुकड़ा हमारा, मान लेते हैं हमारा टीवी है, ठीक है। टीवी की स्क्रीन के सामने आप इसको ले गए, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारा कागज का टुकड़ा है वो स्क्रीन से थोड़ी देर के चिपक जाता है। क्यों चिपकता है, देखो, जो आवेश हमारा किसमें है, जो हमारी स्क्रीन की टीवी की जो डिस्प्ले पे हमारा जो आवेश उत्पन्न होता है, उसका विपरीत आवेश, आपने पढ़ा होगा, प्लस धनात्मक धनावेश और ऋणावेश। अगर इस पर स्क्रीन पर ऋणावेश है, तो हमारी जो कागज की शीट होगी उस पर एक आवेश प्रेरित हो जाता है। ये बताएंगे अभी आपको 3 मेथड है हमारे किसी वस्तु को आवेशित करने के। प्रेरण भी पढ़ेंगे, उसमें हम चालक विधि, प्रेरण विधि, चालन विधि, सॉरी, ठीक है। तो इसका विपरीत आवेश इसमें उत्पन्न होता है, इसमें धनावेश है तो इसमें ऋणावेश आ जाएगा। और हमें पता है कि जो दो विपरीत आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये हमारे से आकर्षित रहता है, और कुछ देर बाद ये निरावेशित भी हो जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है बच्चों, स्थिर वैद्युति के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब विद्युत विसर्जन और विद्युत आवेशन और निरावेशन, ये सब हमारी कौन सी घटनाएं हैं, स्थिर वैद्युति की है, ठीक है। एक चीज़ और बताती हूँ, देखो, गर्मियों के दिनों में आप अपने स्वेटर उतारते हैं, या फिर अपने जो कपड़े, सिंथेटिक गारमेंट्स होते हैं, जैसे कि नायलॉन, हाँ, ठीक है, संश्लेषित वस्त्र बोलते हैं, संश्लेषित, आप पढ़ेंगे इसको केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पॉलीमर्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये जो कपड़े उतारते समय आपने देखा होगा, एक चट करके कड़कड़ाती हुई आवाज़ आती है, और कभी कभी चिंगारी भी दिखाई देती है अंधेरे कमरे में, ठीक है। वो सब भी हमारे क्या आवेशन और निरावेशन के अंतर्गत आता है। एक और बताती हूँ, सूखे दिनों में, जब गर्मियों के दिन होते हैं बच्चों, तो गाड़ी बहुत दूर से चलती हुई आ रही है, सूखी रोड है और सूखा मौसम है, हवा भी मतलब शुष्क है, आर्द्रता कम है, ठीक है। तो जो हमारी बस चल रही है या कार चल रही है, और कार का एकदम से अगर आप गेट रुकने के बाद, ठीक है, अब देखो, कार जब चल रही थी, मान लेते हैं कार हमारी गति की अवस्था में शुरू हुई, कुछ दूर जाने के बाद ये विराम अवस्था में ही रुकी। अब हमने क्या किया, ड्राइवर ने अपना गेट खोला, या फिर आप बैठे हैं, आप ड्राइवर नहीं है, तो आपने गेट खोला। तो गेट खोलते ही आपको क्या लगता है, हल्का सा शॉक लगता है। उसमें भी क्या होता है बच्चों, जो हमारी जब गाड़ी, होता क्या है, जो हमारी कार थी वो जब गति की अवस्था में थी, तो उससे, देखो, ये कार है, इसके विपरीत दिशा में हमारी हवा चल रही है, ठीक है। ये हवा चल रही है पीछे को, गाड़ी आगे को चल रही है, हवा पीछे को चल रही है। तो इससे क्या हो रही है, उसकी लगातार उसकी दीवार से, कार की जो गेट है, या मतलब बाहरी जो उसका बाहर का जो टोल है, उस पर क्या हो रहा है, हवा का घर्षण हो रहा है, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम गेट खोलते हैं, हमें लगता है कि एक हल्का सा शॉक, एक झटका टाइप का लगता है, हल्का सा झटका, मतलब इतना झटका नहीं कि आप रोड पे गिर जाओ, बस हल्का सा लगता है, फील होता है वो हल्का सा, ठीक है, सौम्य सा बहुत। जो बात समझ में आई हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग कहाँ होते हैं। एक छोटा सा, अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है, नहीं भी आता, अगर आप हल्का सा टाइम है आपके पास, आप उसे लिख देते हैं, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, किस पर, एग्जामिनर पर अच्छा पड़ता है। क्योंकि देखो बच्चों, आपके पास आपकी केवल एक नोटबुक ही है जो बता सकती है कि आपको कितना आता है, क्योंकि आपका रोल नंबर वहाँ पे मेंशन नहीं, सॉरी, वहाँ पे ओनली और जो आपका केवल वहाँ पे रोल नंबर मेंशन होता है, ठीक है। आपका ना नाम होता है, ना वहाँ पे फोटो होती है, ना पे कास्ट होती है, केवल रोल नंबर। तो आपकी एक नोटबुक है जो ये एक्सप्रेस करती है कि आपको कितना आता है, ओके। तो भी मैं आपको लिखा देती हूँ, इसके अनुप्रयोग लिखना है आपने, और मुझे आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको सीधे लिखना है या मैं नोट करके लिखाऊँ आपको। स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर नोट कीजिए, एक मिनट को, तो मैं नोट करके तो कर नहीं सकता, ऐसा करना ना।
देखिए बच्चों, अनुप्रयोग लिखा था मैंने आपको, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो समझा देती हूँ आपको। स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर विभिन्न उपकरण जैसे माइक्रोफोन, ये देखिए बच्चों, ये माइक्रोफोन जो हम अपने लीड लगाते हैं, माइक्रोफोन्स, कैथोड किरण नलिका, ये आपने पढ़ा होगा, कैथोड किरण नलिका जो हम वहाँ पढ़ते थे, कहाँ, क्लास 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर था हमारा, ठीक है। कैथोड किरण नलिका, CRO कहते हैं उसे इंग्लिश में, ना फुल फॉर्म है इसकी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। देखो रेडियो बचपन में पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग करते हैं आपके, दूरदर्शन जिसमें आजकल आप रामायण और महाभारत देख रहे हैं, रडार आदि के संधारित्र आदि कार्य करते हैं, ठीक है। जो इनके जितने भी जो है माइक्रोफोन, कैथोड किरण नलिका, रेडियो, दूरदर्शन, रडार, इनके जितने भी संधारित्र होते हैं बच्चों, संधारित्र क्या होता है ये अभी हमने आपको बताया। अध्याय 1 में हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसके जो अगला अध्याय 2 है हमारा, उसमें हमारा वैद्युत विभवांतर एवं संधारित्र आएगा, ठीक है। वहाँ मैं आपको बता दूँ संधारित्र क्या होता है, आवेश को धारण करने वाला यंत्र, ठीक है, कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा उच्च विभव के स्रोत, जिन जो उच्च विभव पर कार्य करते हैं, जैसे जो उच्च विभव को उत्पन्न करते हैं, वन डिग्राफ जनित्र, वन डिग्राफ जनरेटर भी बोल सकते हो आप इसे। ये भी हम इसी चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं, अध्याय 2 में, वैद्युत विभवांतर वाले में, ठीक है। आवेशों के को त्वरित करना, ठीक है, आवेशों का पथ बदलना, आवेश को क्या करना, उसको एक वेग देकर उसमें वेग में परिवर्तन, मतलब त्वरित करना उसको, ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, स्थिर वैद्युतिकी पर। देखो बच्चों, फोटो कॉपी सब कराते हैं, ठीक है, उसमें भी जो हमारी क्रिया होती है वो भी किस सिद्धांत पर होता है, स्थिर वैद्युतिकी पर, ठीक है। छाया प्रति बनाने का यंत्र, छाया प्रति फोटो कॉपियर, ठीक है। पेंटों का स्प्रे करते हैं, ठीक है, दीवारों में स्प्रे करना, पेंट का स्प्रे करना, या पाउडर की परत चढ़ाई जाती है, वो भी हमारा उसी पर क्या होता है, उसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे, जल्दी कीजिए। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भाई। देखिए बच्चों, हेडिंग विद्युत आवेश डालेंगे, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, साथ साथ इंग्लिश के नेम अपने साथ में लिखते भी रहें। क्यों? इससे बच्चों, देखो कुछ बच्चे ऐसे आके BSc करेंगे, ठीक है, या अदर फील्ड्स में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश में होता है, ये सब आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखो होता है क्या बच्चों, हमने ये देखा है, हमने एक चीज़ देखी है, जो हमारा किसी भी वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मास कहते हैं, जिसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं द्रव्यमान, भी 5 kg, 7 kg, 8 kg है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम, ये क्या है, एक हमारी मौलिक राशि है ना, मूल राशियाँ पढ़ते थे, 7 मूल राशियाँ होती है हमारी, ठीक है, मूल राशियाँ होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से बच्चों हमारा एक आवेश होता है, ठीक है, वो भी हमारा क्या होता है, प्रत्येक वस्तु में हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ आवेश होता है, बस वो निर्भर करता है कि वो आवेश हमारा क्या है, मुक्त है या फिर हमारा क्या है, विराम अवस्था में है, मतलब बद्ध आवेश है या मुक्त आवेश है, ठीक है। तो जो हमारे आवेश है वो क्या है, एक हमारी एक, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मौलिक राशि है या मूल राशि है, जिसके कारण क्या होता है, किसी भी वस्तु में हम क्या देखते हैं, वैद्युत संबंधी घटनाएं हम देखी जाती हैं, ठीक है। वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। अब इसका बच्चों में लिखा तो आपको दूंगी, पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, इसके थोड़े इतिहास के बारे में चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, लगभग 1600 BC में, 1600 ईस्वी कह लो, या आप BC भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 1600 ईस्वी में एक हमारे यूनान के थिल्स ने नाम दिया क्या, विद्युत आवेश को, मतलब कह सकते हो आप उसकी खोज की। कैसे किया उन्होंने, क्या करा, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक है, या ग्रीक को शायद वो भी बोलते हैं, लैटिन शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड है हमारा, ग्रीक शब्द वैद्युतिका या विद्युत का जो खोज हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है, जिसको हम हिंदी में क्या इंग्लिश में बोलते हैं, बोला जाता है इलेक्ट्रम। क्या बोला जाता है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है हमारा इलेक्ट्रम,
ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम से हो रही थी, किसकी खोज? स्थिर ये वैद्युत की, सॉरी वैद्युत की, वैद्युत आवेश को या वैद्युत की, ठीक है। और इस वर्ड का अगर हिंदी वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है अंबर, एम्बर या अंबर, ठीक है, AMBER, एम्बर होता है। एम्बर क्या होता है बच्चों? एम्बर क्या होता है? ये क्या होता है? एक रेजिन होता है, रेजिनस पदार्थ होता है एक, जिसका क्या करते हैं, हमें कोई पेड़ की, देखो बच्चों आपने सबने सुना होगा, पेड़ जो होता है हमारा, जो बांज के पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ होते हैं, हाँ चीड़ के पेड़ होते हैं शायद, जिससे गोंद निकलता है, ठीक है। ऐसे हमारे और भी एक प्रकार का पेड़ होता है, एक प्रकार का वृक्ष है, जिसमें से क्या होता है, बहुत सारा जिससे गोंद निकलता है, ठीक है। और वो गोंद जब जम जाता है बच्चों, तो वो एक रेजिन पदार्थ दिखता है, पीला, हल्का हल्का पीला, ऑरेंज टाइप का दिखता है, ठीक है। उसको पुराने प्राचीन काल में उसका उपयोग किसमें किया जाता था? लोग अपने, महिलाएं अपने ज्वेलरीज बनाने में करती थी, जेवर बनाते थे उससे, ठीक है, क्योंकि सोने टाइप का दिखाई देता था, ठीक है। तो अंबर होता है कि गोंद है एक, वो भी ठोस, जब वो जम जाता है, जो हमारा गोंद है जब जम जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अंबर बोलता है, रेजिन बन जाता है, एक रेजिनस पदार्थ होता है। क्या बच्चों, जब वो जो सूखा हुआ हमारा जो गोंद है, मतलब अंबर है जो, इलेक्ट्रम, ग्रीक में उसे क्या, ग्रीक वर्ड में क्या है? इलेक्ट्रम है उसका, ठीक है। अंबर को जब क्या किया गया? जब रगड़ा गया, ठीक है, जब उसको किसी फर से, फर मतलब ये कोई भी सिंथेटिक गारमेंट या किसी बिल्ली की खाल से रगड़ दो, किसी जानवर की खाल में, ठीक है, जब उसको क्या किया गया, पूरा रब किया गया, तो वो क्या करता है? कागज के छोटे छोटे टुकड़े, कागज का हो या कोई हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो उसमें एक मतलब, तो ये कहा गया कि वो जो आकर्षित करने का गुण है, ठीक है। अब वो एम्बर में है, मतलब इलेक्ट्रम में है, और इलेक्ट्रम का मतलब इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वैद्युत का, हमारा वैद्युत आवेश का यहाँ से खोज हुई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके बारे में। और अभी एक चीज़ और, जो हमारा क्या होता है, विद्युत आवेश को दर्शाते किससे बच्चों? क्यू से दर्शाते हैं। कुछ लोग कुछ बुक्स में हमारा कैपिटल क्यू लिखा होता है, ठीक है, दर्शाते हैं इसको, इससे है वैद्युत आवेश। और हमारा इसकी जो इकाई, मात्रक भी कह सकते हो आप इसको, SI यूनिट या SI मात्रक हो, SI को आपको पता ही होगा, MPS यूनिट भी बोलते हैं, मीटर, मास मीटर, हाँ, लंबाई मीटर में होनी चाहिए, द्रव्यमान किलो में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। SI मात्रक जो है इसका, वो है हमारा कूलाम, ठीक है। दर्शाएंगे इसको हम शॉर्ट में C लिखेंगे, ठीक है। इसी पे 2 आवेश है, 2 कूलाम आवेश, 2C, 3C, 4C, सो ऑन, ठीक। मैं आपको लिखा देती हूँ, लिखना शुरू कर रहे हैं हम। लिखेंगे बच्चों, विद्युत आवेश वह मौलिक भौतिक राशि है, लिखेंगे बच्चों, देखिए बच्चों, वैद्युत आवेश वह मौलिक भौतिक राशि है, इसके कारण पदार्थ में विद्युत संबंधी तथा अन्य संबद्ध प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसे Q से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें अदिश राशि क्या होती है बच्चों? जिसमें केवल हमारा परिमाण दिया होता है, दिशा का वर्णन नहीं होता है। और सदिश क्या होती है? जिसमें हमारा दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। SI मात्रक, SI पद्धति में जो इसका मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है इसका, वो है हमारा कूलाम, C से दर्शाते हैं उसको, ठीक है। विमा है, इसकी डायमेंशन कहता है, जैसे इंग्लिश में डायमेंशन है इसकी 80। क्या होता है ये, कहाँ से आया पता है आपको? देखो बचपन में पढ़ा होगा आपने, धारा, विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बट्टे समय, है ना। हमें इसका निकालना है, इसको धर लेंगे तो Q इक्वल टू हमारा IT होता है, I की विमा है हमारी A, टाइम की विमा है T, AT, इज इट क्लियर? ठीक। एक चीज और, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ अगले इसी टॉपिक में, धनावेश और ऋणावेश। और इनकी प्रकृति को देखकर इसने सबसे पहले जो इनका नाम रखा है ना, धनावेश और ऋणावेश, ये किसने देखा था? खोजकर्ता जो है इसके, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है, कंपटीशन के लिए सही रहेगा। तो आप इसको नोट कर लें या फिर दिमाग में बैठा लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने ये नाम दिए थे आवेशों को, धनावेश और ऋणावेश। जल्दी से आप नोट करेंगे इसको। खैर मुझे चुप होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पॉज भी करके कर सकते हैं ना, लाख है सभी बच्चे। चलो करिए इसको, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये खैर लिखाने की बात तो नहीं है, नोट कर लो या फिर समझ लो, लिख लो, दिमाग में बैठा लो, कि जो विपरीत आवेश होते हैं, मतलब विपरीत आवेश
एक प्लस है तो उसका विपरीत माइनस, अगर माइनस है तो उसका विपरीत प्लस। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसको अपनी ओर खींचेगा, प्लस माइनस को खींचेगा, और माइनस प्लस को अपनी ओर खींचेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। ऐसे ही माइनस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, जबकि प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा। मतलब विपरीत आवेशों के बीच लगता है हमारा आकर्षण, लिख लेंगे आप आकर्षण। और अगर हमारे पास समान आवेश है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये दोनों ये इसको दूर फेंकेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, जबकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऐसे ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, और प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। मतलब जो विपरीत आवेश होंगे हमारे वो आकर्षण करेंगे, और जो हमारे समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। एक एग्जांपल छोटा सा आपको बता ही देती हूँ इसका, कि देखो ये मैंने आपको शायद बताती हूँ अपने कोचिंग है, मेरा कोचिंग है अपना मयंक ट्यूटोरियल्स। ठीक है। देखो इसका मैं अपना प्रचार भी कर लेती हूँ इसका, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है मुझे लगता है जहाँ तक कि। ठीक है। देखो अब देखो बच्चों को बताती हूँ क्या, एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो मैं अक्सर बताती हूँ बच्चों को। देखिए, एक क्लास में देर आर टू इंटेलिजेंट गर्ल्स इन ए क्लास। ठीक है। दो लड़कियाँ हमारी क्लास में जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। ठीक है। दोस्त हो सकती हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती, बिकॉज उनके अंदर अगर वो, क्योंकि वो एक समान है, ठीक है, समान आवेश में आके दोनों के दोनों इंटेलिजेंट गर्ल्स है, उनके बीच में क्या होगा, बच्चों अंदर ही अंदर एक इंटरनल रिपल्सन चल रहा होगा, मतलब आंतरिक प्रतिकर्षण, क्योंकि वो दोनों समान आवेश के हैं। ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जल्दी से नोट करेंगे और मैं आपको समझा देती हूँ। लिखो अगला टॉपिक, लिखिए आप। देखिए बच्चों, जिसकी हम बात कर रहे हैं आवेश आवेश आवेश। ठीक है। सबको पता है जो करंट लग रहा है इसमें भी आवेश का पूरा वो है, योगदान है। तो ये उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, इसका कारण क्या है? ठीक है। आप कह सकते हैं ओरिजिन, हाँ, स्रोत या ये आवेश का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है हमारे आवेश का। ठीक है। आवेश का मुख्य स्रोत टॉपिक में डाल देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर लिख लेंगे आप। आवेश का मुख्य स्रोत। देखो बच्चों, सबको पता है ये हमारा एक पदार्थ है, नहीं ऐसा नहीं बनाता पदार्थ। ठीक है। मान लेते ये हमारा एक पदार्थ है, और सारे पदार्थ जितने भी हमारे सब्सटेंस है हमारे पूरी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, वो सबने पढ़ा है। ये डाल्टन ने कहा था क्या, कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहा जाता है ना। हालांकि ये फेल हो गया था बाद में, ये बात तो उसकी सही थी क्या, कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है। बस एक बात और जो उसकी क्या हुई थी, काट दी गई थी, जिसकी वजह से वो फेल हो गया था। ठीक है। क्या थी उसकी सीमा, क्या थी हमारी, कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को और छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो विभाज्य कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये खोजा गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और छोटे पार्टिकल्स भी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिन्हें बोला जाता है, और भी कण हैं। ठीक है। तो ये बात उसकी फेल हो गई थी। तो देखिए भाई, ये बात देखिए इसे, कि कण जो भी हमारे पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन कणों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहा जाता है। तो अब इसमें से मैंने एक परमाणु को पकड़ा, यहाँ से उठाया और यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया। हम कुछ भी कर सकते हैं, वी आर साइंस स्टूडेंट्स। देखिए, एक हमने क्या लिया, परमाणु लिया। परमाणु में आप सभी ने पढ़ा है, एक नाभिक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में। और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा, मान लेते हैं नाभिक थोड़ा बड़ा बनाया थी, ये नाभिक है हमारा। इस नाभिक के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन को मैंने पीछे दर्शाया, उस पर धनावेश होता है। ठीक है। देयर आर सो मैनी प्रोटॉन्स एंड देयर आर सो मैनी न्यूट्रॉन्स। ठीक है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक। इसके बाहर क्या है, आपने पढ़ा होगा, कुछ कक्षाएं होती हैं, निश्चित कक्षाएं होती है हमारी। हालांकि सोमरफील्ड ने कहा था कि कक्षाएं हमारी वृत्ताकार नहीं होती हैं। सोमरफील्ड का वो सिद्धांत वो पढ़िएगा, परमाणु मॉडल। ठीक है। कुछ इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार टाइप। ये इस तरह से हमारे पास क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, जिन पर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार घूर्णन गति के साथ साथ क्या करता है, परिक्रमा करता है। किसका, परिक्रमण और परिभ्रमण।
पता है सबको, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, साथ परिक्रमा भी करता है। परिभ्रमण मतलब अपनी दूरी पे भी घूमता है। मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे तो घूम रहा है, ये होती है परिक्रमा। परिभ्रमण क्या होता है बच्चों, ऐसे से अपनी धुरी के, जैसे पृथ्वी घूमती सूर्य के चारों ओर, इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूर्णन गति और परिक्रमण और परिभ्रमण करता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार गति करते हैं। ठीक, अब देखो, वी नो दैट, जो हमारा हम जानते हैं जैसे कि क्या, कि परमाणु, किसी भी परमाणु में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और दोनों में एक जैसा आवेश भी होता है, बस उसमें आवेश होता है ऋणावेश, इसमें होता है धनावेश। किसमें, प्रोटॉन पे होता है हमारा धनावेश और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है हमारा ऋणावेश। ठीक है, लेकिन समान उनका परिमाण क्या होता है, एक जैसा होता है। पता होगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें माइनस आ जाएगा आगे, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस आ जाएगा। डिनोट हम दोनों को ई से ही करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, परिमाण के लिए। ठीक है, क्या बोला था मैंने, देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ठीक है, सपोज इसमें हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 माइनस है, 18 प्रोटॉन है तो 18 प्लस है। टोटल न्यूट्रॉन पर तो हमारा कोई आवेश नहीं होता, ये हमारा विद्युतीय उदासीन होता है। ठीक है, तो टोटल आवेश अगर हम देखें तो कितना आएगा, 0। मतलब हमारा जो परमाणु होता है वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, अब इसमें आवेश कैसे आता है, आवेश कैसे आता है, मतलब हमें क्या देखना है, आवेश का मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तो भाई है नहीं क्योंकि वो तो उदासीन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, देखो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉन, ये हमारा नाभिक से बंधा है, ये भी नाभिक से बंधा है, सब नाभिक से बंधा है, क्योंकि भाग तो नहीं रहा छोड़ के। ठीक है, सब नाभिक से, हमारे किस एक बल है इनके बीच में, उस बल को हम बोलेंगे, ऐसा नोट कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक बल है, जिस बल का हम नाम देंगे नाभिकीय बल, आकर्षण का बल है जो नाभिकीय बल। ठीक है, बात करते हैं, देखो बच्चों, जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो भी हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस मीन्स नाभिक के अंदर हमारे, वो भी हमारे बंधे हुए हैं, वो भी छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। तो उनके बीच, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो भी हमारे क्या है, नाभिक से बंधे हुए हैं। एक मिनट बच्चों, सॉरी, गलती के लिए माफ कर दीजिएगा। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से किस बल से बंधा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैद्युत बल से, वैद्युत स्थैतिक बल, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, कूलाम बल होता है। ठीक है, अब कूलाम बल भी कह सकते हैं आप, कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे नाभिक से बंधे थे, उस बल का नाम है हमारा क्या, नाभिकीय बल। ठीक है बच्चों, होता क्या है, ये जो नाभिकीय बल है, ये वैद्युत स्थैतिक बल से, अरे वाह, मैं तो हिंदी भी भूल गई भाई, हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए बच्चों, जो हमारा वैद्युत स्थैतिक बल है वो नाभिकीय बल से क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, मतलब लगभग 100 गुना। ठीक है, जो हमारा नाभिकीय बल है वो वैद्युत स्थैतिक बल से बहुत ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब जो ज़्यादा मजबूती से कौन बंधा है हमारे किसके साथ, नाभिक के साथ, वो है हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारा थोड़ा कम है। तो बच्चों होता क्या है, जब बाहर से कोई एक एक्सटर्नल हमारी यहाँ से वो दी, हमने एनर्जी दी, बाहर से हमने उपयुक्त एक बाह्य हमने स्रोत से कह दिया, इसे ऊर्जा दी, तो क्या होगा, हलचल होगी किसमें, पदार्थ में कोई, या फिर पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु में हलचल होगी। तो सबसे पहले जो कौन भागेगा, सबसे पहले जो हमारा डिस्टर्बेंस होगा किसमें होगा हमारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स में होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर जाए, लीव कर जाए, मतलब छोड़ के भाग जाए, या हो सकता है कि बाहर से किसी ऐसे ही कोई दूसरा परमाणु होगा, उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन में भी हलचल हो रही होगी, क्या पता उसी से टकराया हो। समझ रहे हो मेरी बात को, दूसरा परमाणु है तो उसके तो हो सकता है उसके इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ जाए। ठीक है, तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन हमारे या तो आते हैं या जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, एक बार और समझ लेते, नहीं आया समझ में शायद। ठीक है, एक परमाणु हमारा ये है, दूसरे परमाणु की बात करते हैं, ऐसा ही हमारे पास एक परमाणु से छोटा ले लिया, ये नाभिक है, प्रोटॉन इसमें भी है,
न्यूट्रॉन इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। ठीक है, लो शॉर्ट शॉर्ट मारते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये इससे टकराएगा। आप सबने एक विद्युत ऋणात्मकता, एक ये वर्ड पढ़ा होगा भैया, हमने इसकी परिभाषा पढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता वर्ड पढ़ा है। देखो ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है। क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता? इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु के द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा, हाँ, अपनी ओर आकर्षित करने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है किसी परमाणु की, वह प्रवृत्ति जिसके कारण वो क्या करता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है अपनी बाह्य कक्षा में, आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, उस प्रवृत्ति को ही नाम क्या दिया गया, विद्युत ऋणात्मकता। तो भाई जिस परमाणु की जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी वो वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हमारा ये परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक है, किसकी तुलना में, इस फर्स्ट परमाणु की तुलना में, तो हलचल तो वही बच्चों इसके इलेक्ट्रॉनों में, इसके इलेक्ट्रॉनों में होगी। अगर ये विद्युत ऋणात्मक अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, एक या दो तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, और अगर ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो बच्चों होता है क्या। सपोज अब इसको थोड़ा इग्नोर करो, क्या बोला था हमने अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात की, इलेक्ट्रॉन हमारे डिस्टर्ब होंगे, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी हमारी 18, प्रोटॉनों की संख्या थी हमारी 18, क्योंकि जो हमारे परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब माइनस प्लस, आवेश की बात करते हैं अगर तो देखो होता क्या है बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर जाए, भाग जाए, ठीक है, कम विद्युत ऋणात्मक है ये, और किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से इसकी क्या होगी, कॉलिजन होगी, संघट्ट हो गया, टक्कर हो गई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, तो बताइए पश्चात अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चले गया -17, प्रोटॉन कितने हैं +18। टोटल आवेश अगर हम देखें, परिणामी आवेश देखें तो कितना आएगा बच्चों, -17 + 18 इज इट +1। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी किसमें, इस परमाणु में। अगर हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, लो मैं तो 2 लेके चले गया, वही दूसरा वाला आया 2 लेके चले गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम, 16 18, हाँ 16। तो देखो होगा क्या बच्चों, -16 बचेगा कितना, +2। तो भी हमारा 2 पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, मतलब तो जो हमारी वस्तु है, प्रोटॉन एटम जो है हमारा धनावेशित हो गया है, या पूरी वस्तु में भी अगर ऐसा हो रहा होगा तो हमारा धनावेश बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से चले जाते हैं तो उसमें धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी और ये धनावेशित हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसे देखो, यही बात करते हैं दूसरे केस में। अगर इलेक्ट्रॉन मैंने इसको क्या करे, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिए, 18 पहले से थे, अब कितने हो गए 19, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं आता है, कांस्टेंट है, तो कितना आवेश बढ़ गया, -1। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था भाई क्या, इलेक्ट्रॉनों को आना जाना। अर्थात किसी भी वस्तु में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसे नोट भी कर लीजिए आप हो सके तो, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के जो आवेश का जो स्रोत है, जो ओरिजिन है, वो कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के ही आने जाने से ही हमारा क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति होती है। इज इट क्लियर? आप ऐसे बोल सकते हैं, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, लिखते भी रहे यहाँ, तो जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के बाह्यतम कक्षा में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, या फिर किसी दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न होता है। तो मुख्य स्रोत हमारा कौन है, आवेश का मुख्य स्रोत इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए बच्चों, चालक कुचालक ये अपन सबने पढ़ा है, विद्युत रोधी का हो या चालक बोलो, हाँ विद्युत रोधी का हो या कुचालक बोलो, सॉरी। चालक क्या होता है, जिसमें आवेश, मुक्त आवेश होते हैं, जिसमें आवेश होता है पहले से,
और अगर कुचालक की बात करें तो उसमें बद्धावेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ये मेन जो स्रोत है वो कौन है हमारा, इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे होता है, बधे हुए होता है, वो मुक्त नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तो हमने बचपन से पहले पढ़ा है। ठीक है, अचालक अर्धचालक की बात भी करेंगे अभी हम लास्ट चैप्टर में, हमारा सेमीकंडक्टर आएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो देखिए अभी आवेशन की विधि की बात करते हैं। एक मिनट जो डालेंगे हेडिंग आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। ठीक है, आवेशन की विधियां, किसी वस्तु को आवेशित कर रहा है तो कौन कौन से हमारे विधियां हैं। ठीक है, एक विधि तो मैंने आपको बता दिया कि हमने घर्षण किया। ठीक है, तो एक में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक में से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो दोबारा बताएंगे कि आपको। देखो बच्चों, देयर आर 3 मेथड्स, मतलब सॉरी क्या है, 3 विधियां हैं हमारी आवेशन की। पहली विधि हमारी चालन विधि, विद्युत आवेशन की चालन विधि। ठीक है, चालन विधि। दूसरी हमारी विधि ये होता है, सॉरी हाँ, वो विधि का विधान। ठीक है, चालन विधि। दूसरी होती है हमारी प्रेरण विधि, वैद्युत प्रेरण कह सकते हैं, वैद्युत चालन भी लिखना है बच्चों से, अच्छे से लिखोगे आप, वैद्युत चालन, वैद्युत चालन। दूसरा हमारा वैद्युत प्रेरण, वैद्युत प्रेरण। तीसरा है हमारा घर्षण विधि, घर्षण विधि। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेश में घर्षणात्मक विद्युतीकरण, घर्षणात्मक विद्युतीकरण। ठीक है बच्चों, देखिए वैद्युत चलन के बारे में बात करते हैं। पहले वैद्युत चलन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है वैद्युत चलन। देखो बच्चों, मान लेते हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, यह है हमारी क्या, अनावेशित वस्तु, जिस पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, आवेश अनावेशित वस्तु है, हमें इस पर क्या लाना है, एक आवेश लेकर आना है। ठीक है, बस एक चालक होना चाहिए बच्चों। देखो चालक क्या है हमारा, चालक क्या होता है, लोहा। लोहा आपको पता है चालक है, लेकिन क्या किसी भी हर समय उस पर कोई भी आवेश हो जरूरी नहीं है। वो कोई लोहे की छड़ है हमारे पास, मान लेते हैं ये लोहे की छड़ है, तो इसमें मैं अभी हाथ लगा दी हूँ। ठीक है, मैंने इसको टच किया, संपर्क में आई मैं इसके, तो मुझे करंट नहीं लगा। लेकिन हो सकता है कि मैं इसी चालक को लेकर, अगर किसी बिजली का हमारे पास स्विच बना हुआ है, तो प्लग है, प्लग है, और मैंने इसमें लोहे की छड़ को लगाया और स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे करंट लग जाएगा। हुआ क्या बच्चों, देखो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, हम चलो छोड़ो, लोहे की छड़ को भूल जाओ, आपने अपना हाथ लगाया, आपको पता है हमारी जो हमारा मानव शरीर जो है, मानव शरीर जो है वो हमारा क्या है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, हमने उस पर हाथ लगाया, डायरेक्ट लगाया, तो हमको करंट लग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना टच किए, बिना किसी संपर्क के दूर से भी हमें करंट लगता है। ठीक है, जो दूर से करंट लगेगा वो तो है हमारा प्रेरण विधि, दूसरी वाली विधि। ठीक है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो हमें करंट लगेगा वो होता है हमारा चालन विधि। इज इट क्लियर। ठीक है, तो देखो बच्चों हुआ क्या, ये अनावेशित हमारे पास चालक है, आपको चालक नहीं होना चाहिए ना, तो नहीं होगा। ठीक है, लकड़ी लगाएंगे तो लकड़ी में नहीं हो सकता ऐसा, चालक है हमारे पास, इसके पास में लेके गई एक आवेशित चालक लेगी। ठीक है, दूर से लेके आई आवेशित चालक, इसके पास ही नहीं लाना है, इसको इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कराना है, संपर्क में आने चाहिए, दोनों के दोनों टच होने चाहिए, भौतिक संपर्क होगा इनकी, फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, आवेशित चालक को मैं इसके अनावेशित चालक के पास लेके आई, तो होगा क्या बच्चों, अगर ये हमारी अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये वस्तु हमारी, इस वस्तु के जो परमाणु है किसी परमाणु से बनेंगे, एक तरह के परमाणु से, ऐसे ये भी किसी एक तरह के परमाणु से बना होगा, तो उनकी किसमें डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता में भिन्नता होगी। अगर ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
प्लस आ जाएगा। अगर ये कम विद्युतात्मक है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर जाएंगे, इसमें फ्लो कर जाएंगे। कुल मिलाकर आप ऐसे कह सकते हैं, अगर इस पर प्लस आवेश है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस पर प्लस आवेश है तो इसके कांटेक्ट में आते ही, इसके कांटेक्ट में आते ही ये जितना प्लस आवेश है हमारा वो यहाँ फ्लो कर जाएगा, कहाँ, अनावेशित वस्तु में। और ये वस्तु भी कैसी हो जाएगी बच्चों, चालक हो जाएगी, मतलब आवेशित बन जाएगी। तो ये है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या, सीधे संपर्क से जो विधि होगी उसको हम बोलेंगे वैद्युत चालन। ठीक है, तो मैं इसको लिखा देती हूँ, आपको नोट करेंगे। लिखेंगे बच्चों, देखो बच्चों मैं बोल देती हूँ क्योंकि ऐसे में बहुत टाइम लग जा रहा है। ठीक है, लिखिए, देखो बच्चों, वैद्युत चालन विधि, यदि किसी अनावेशित चालक को, लिखेंगे बच्चों, साथ साथ नोट करते रहें, दोबारा भी सुन सकते हैं, इसमें तो कोई वो भी नहीं है। ठीक है, यदि किसी आवेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के समान आवेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्श बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो जाते हैं। उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए। उदाहरण, यदि किसी अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप की चकती को ऋणावेशित छड़ से स्पर्श कराया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां भी ऋणावेश प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार आवेश विभाजित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको समझा देती हूँ क्या इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। अनावेशित इलेक्ट्रोस्कोप, ब्रैकेट में आप विद्युतदर्शी लिख सकते हैं। आपसे पहले आपको इसी का एग्जांपल है बच्चों, विद्युतदर्शी आप चित्र में उसको बना लेंगे, इतना सा लिख देंगे बस, बहुत है। ठीक है, विद्युतदर्शी डालेंगे हेडिंग, डायग्राम बनाते हैं पहले, क्या होता है विद्युतदर्शी। नोट करते रहें बच्चों, डायग्राम बनाते रहेंगे, टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। और धात्विक डिस्क, हमारी है बोतल, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बोतल होनी चाहिए बच्चों, बोतल। और ये हमारे स्वर्ण पत्र, ये है, ये है, दोनों स्वर्ण पत्र। देखो बच्चों ध्यान से, संपर्क, देखिए बच्चों होता क्या है, ये है हमारी, पहले तो वही हमारी है पारदर्शी बोतल है। ठीक है, ये हमारी पारदर्शी बोतल है। ठीक, इस
इसके ऊपर लगी हमारी धात्विक डिस्क। धात्विक कोई भी एक धातु होगी, कॉपर होगी, लोहा होगी, ठीक है, उसकी डिस्क बनी हुई है हमारी। डिस्क मतलब देखो भाई, घरों में सीडी डीवीडी आपने जब खादी कैसेट आती है तो आप देखते होंगे इस टाइप का ये डिस्क होता है, वृत्ताकार सॉलिड होती, ठोस होती है, ठीक है। इस तरह की एक डिस्क लगी होगी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी एक मेटलिक रॉड है, ये हमारी कॉर्क है बच्चों, ये रबड़ की कॉर्क है जिससे मुंह फंसा है उसका, ठीक है। ये हमारी एक धात्विक छड़ है। ये हमारे क्या है, स्वर्ण पत्र हैं दो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। क्या कह रहा है वो, देखिए बच्चों, अब मैंने क्या किया, इस जो भाई मान लीजिए इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, इस पर कोई भी आवेश अभी नहीं दिया गया, मतलब इन चक्तियों पर या इस पर किसी पर भी कोई आवेश नहीं है। मैंने एक आवेशित वस्तु को लेके आई, मतलब ये हमारी आवेशित वस्तु है एक, ठीक है, ये हमारी एक आवेशित वस्तु है। देखो बच्चों, होता है कि ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है, जो विद्युतदर्शी है, क्या है, विद्युतदर्शी है, इसका उपयोग क्या किया जाता है कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है, ठीक है, ये कितना आवेश है और वो आवेश है तो वो ऋणात्मक है कि धनात्मक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है। ठीक है, देखिए अब इस वस्तु को मैंने मान लेते इस पर आवेश कैसा है, धनावेश को अभी हमने एग्जाम्पल में ऋणावेश लिखा तो लो ऋणावेश ले लिया, इस वस्तु पर आवेश है हमारा ऋणावेश। अब मैंने इसको पकड़ के इस धात्विक चक्ति के ऊपर ऐसा करके डिस्क है उसके ऊपर रख दिया, उस पर रखते ही क्या होगा, देखो भाई ये धातु है और धातु हमें पता है विद्युत की सुचालक होती है, अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। तो ऋणावेश क्या है, हमने डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा है तो कौन सी विधि लगेगी भाई, आवेशन की चालन विधि, कौन सी बच्चों, चालन विधि लगेगी। और वो चालन से क्या होगा, ये ऋणावेश जो है ये कहाँ, धात्विक चक्ति से होते 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 हमारे स्वर्ण पत्र में पहुंचेगा। और हमें यही पता है कि स्वर्ण पत्र भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इस पे पहुंचते ही यहाँ पर भी बच्चों माइनस आ गया, इस पत्ती में माइनस आ गया, और दोनों एक समान, दोनों के दोनों सोना है, मतलब स्वर्ण है और गोल्ड है, और एक ही विद्युत ऋणात्मक क्या है, ठीक है। तो दोनों का आवेश समान हो गया और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो क्या होगी भाई, हमारी जो हमारी चक्ति है, ये जो हमारे स्वर्ण पत्र हैं, दोनों डाइवर्ज होंगे और वी शेप करते हुए दूर हो जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। अगर इस पे प्लस होगा तो यहाँ से होते हुए प्लस आवेश यहाँ पे आ जाएगा और फिर से यही वही बात होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या, विद्युतदर्शी हो गया। इसे आप नोट कर, डायग्राम बना लेंगे जल्दी से, जल्दी बनाए डायग्राम, ठीक है। बात करते हैं आवेशन की कौन सी विधि, प्रेरण विधि की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले ऐसा करती हूँ, इसको इंक दे देते हैं, तो मैंने इसको 2 बूंद जिंदगी की दे दी अपने मार्कर को, ठीक है, क्योंकि बेचारा बहुत देर से प्यासा है, बहुत थक चुका है मेरे साथ। 2 बूंद नहीं, इसमें तो 4 बूंद गई है, ठीक है। ओके, तो भैया हम कहाँ थे, आवेशन की प्रेरण विधि। आवेशन की प्रेरण विधि थी, दूसरी विधि डालेंगे आप, आवेशन की प्रेरण विधि, प्रेरण विधि, ठीक है। प्रेरण विधि से आपको समझ में आ रहा है प्रेरणा लेना किसी से, उसके पास जाकर नहीं, उसको देखते ही आपको क्या हो रही है, प्रेरणा मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंडक्शन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, चालन विधि को हम कंडक्शन बोलते हैं, इसको इंडक्शन बोलते हैं। देखो होता क्या है, चालन विधि में क्या था, जो हमारी अनावेशित वस्तु थी उसके संपर्क में सीधे संपर्क में हम किसी आवेशित वस्तु को ला रहे थे, तो जो आवेश हमारा किसमें था, जो आवेश हमारा किसमें था, आवेशित वस्तु में था, वही आवेश क्या हो जाता है, हमारी अनावेशित वस्तु में प्रवेश हो जाता है। सेम काइंड ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है, फ्लो जाता है, मतलब एक समान आवेश प्रवाहित हो जाता है, किसमें, अनावेशित में, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मीन्स सीधे संपर्क से। अगर हम बात करेंगे इसकी प्रेरण की, तो प्रेरण में हमें अनावेशित वस्तु ऐसे ही रखनी है, स्टेप वाइज करते हैं लोग। हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, ये है, सबको पता है जो अनावेशित वस्तु होती है इसमें क्या, ये विद्युत उदासीन है अभी, लेकिन भैया सबको पता है कि इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, लेकिन जितने प्लस है उतने माइनस है, जितने माइनस है उतने प्लस है, इसलिए ये क्या है,
विद्युत उदासीन है, न्यूट्रल है बॉडी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये अभी अनावेशित है, हमें इसको क्या करना है, आवेशित करना है। तो बच्चों ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो दूसरे स्टेप में क्या करा मैंने, इसके पास कोई एक वस्तु लेके आई जिस पर प्लस आवेश है या किसी एक तरह का हमारा आवेश है, माइनस हो या केवल प्लस हो। बच्चों ये माइनस प्लस दिख रहा है, ये आवेश नहीं है, ये भी पूरा विद्युत उदासीन हो चुका है, क्योंकि हमें एक तरह का आवेश आना है, या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं, इसके समीप थोड़ा सा दूर होना चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है। जो मैंने ये बताया था आपको, दूर से करंट रखना, ठीक है। एक वस्तु लेके, आवेशित वस्तु मान लेते हैं, उस पर आवेश है हमारा प्लस, लो ऋणावेश है, मान लेते हैं ऋणावेश है। एक बात को नहीं नोट कीजिएगा, अगर मुझे इस वस्तु को, इस अनावेशित वस्तु को धनावेशित बनाना है, एक मिनट रुको थोड़ा सा, कहाँ थे हम, हाँ, ठीक है। अगर देखो बच्चों, इस अनावेशित वस्तु को आपको धनावेशित करना है, तो ऐसी वस्तु को समीप लेके आएंगे, आवेशित वस्तु को, जिस पर कैसा आवेश हो, ऋणावेश हो। अगर इस पर लाना है आपने माइनस, तो आपने लाना है प्लस, ठीक है। चालन विधि में एक समान आवेश आता है, लेकिन इसमें अपोजिट आता है, विपरीत आवेश आता है, ठीक है। इस अनावेशित वस्तु के सामने मैं किसको लेके गई, एक ऋणावेशित वस्तु को लेके गई, तो होता क्या बच्चों, देखो उसमें प्लस माइनस थे, ठीक है। बहुत सारे प्लस माइनस हमारे रैंडमली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह से एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। माइनस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस किसको आकर्षित करता है, प्लस को, और किसको इसको आकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित किसको करता है, माइनस को। तो इस अनावेशित वस्तु में जहाँ जहाँ पर माइनस है और जहाँ जहाँ प्लस है, उन सबका आप देखो क्या होता है, जितना भी माइनस है वो इस माइनस से दूर हो जाएगा, प्रतिकर्षित होकर दूसरे कोने में पहुँच जाएगा, और जितना माइनस यहाँ पे गया उतना ही प्लस, यहाँ के जितने प्लस है वो इस माइनस की ओर आकर्षित होकर एक तरफ आ जाएंगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। आ गए। अब देखो, एक आवेश यहाँ पे आ गया, एक आवेश यहाँ प्रेरित हो गए, दो आवेश प्रेरित हो गए, इसी घटना को हम बोलते हैं क्या बच्चों, प्रेरण बोलते हैं। लेकिन अब मैं बताती हूँ आपको, मुझे क्या करना है, सिंगल, इसमें एक सिंगल टाइप का चार्ज लेके आना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया बच्चों, क्या कर देना है आपने यहाँ पे, तीसरे स्टेप में, सॉरी, ये हमारे पास है माइनस, लो दूसरा आवेश, ये दूसरा ये हो गया, तीसरा मैं ही बताती हूँ आपको। मैंने क्या किया, यहाँ से अर्थिंग कर दी। अर्थिंग सुनी होगी, अब आजकल सबके घरों में क्या होती है, अर्थिंग जरूर होती है, देखिए एक मिनट, सही हो रहा है, ठीक है। अर्थिंग कर दी मैंने। अर्थिंग करते क्या होगा बच्चों, ये जितना आवेश है दूसरे कोने का, वो सारा का सारा हमारा कहाँ चले जाता है, धरती में चले आता है, और ये माइनस माइनस आवेश एक समान रूप से हमारा सारा एक तरफ जो एक कोने में था वो सब पूरी तरह से एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इज इट क्लियर। तो देखो बच्चों, आपने क्या देखा, यही है हमारा क्या, प्रेरण, आवेशन की प्रेरण विधि। इसमें क्या होता है, जो हमारा अनावेशित वस्तु है इसकी मैं परिभाषा आपको लिखाएंगे कैसे। देखो, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है, ना कि संपर्क में लाया जाता है, ठीक है, समीप लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु का विपरीत आवेश उस अनावेशित वस्तु में प्रेरित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इस घटना को हम प्रेरण विधि कहा जाता है, प्रेरण कहा जाता है, विद्युत प्रेरण, ठीक है। और जो ये ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसे, डेफिनेशन में आपको लिखा देती हूँ, लिखेंगे, देखिए, वह क्रम जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत चिन्ह के आवेश उत्पन्न कर दे। बच्चों नोट भी करते रहें, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये लोड पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा आपके पास, तो आपका नोट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कर दे, स्पर्श किए बिना विपरीत चिन्ह के आवेश उत्पन्न कर दे, इस क्रम को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे आगे। और माना किसी आवेशित चालक वस्तु के निकट किसी धनावेशित छड़ को इस प्रकार लाया जाए कि वह वस्तु को स्पर्श ना करे। अनावेशित वस्तु के निकटवर्ती पृष्ठ
के इलेक्ट्रॉन्स धनावेशित छड़ की ओर आकर्षित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स के संग्रह के कारण विपरीत भाग में धनात्मक आवेश आ जाता है तथा निकटवर्ती भाग ऋणावेशित हो जाता है। यहाँ ठीक है, आवेशन की यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है, करिए बच्चों दूसरे से। ठीक, अगला लिखेंगे बच्चों, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, एग्जाम्पल इसका यही हो गया। हाँ, प्रेरण, आपने क्या किया, एक आवेशित वस्तु, कहीं से भी आवेश स्केल है आपके पास, उसको आपने आवेशित किया अपने सूखे वालों में रगड़कर, कुछ आवेश आ गया तो हमारी आवेशित वस्तु का काम करती है कौन, वो छड़, वो स्केल। ठीक है, अब हमने क्या किया है, जो हमारे अनावेशित क्या हैं, कागज के टुकड़े हैं हमारे छोटे स्मॉल पेपर्स, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स हैं, उनके सामने हम उस आवेशित छड़ को लेके गए। मान लेते उसमें ऋणावेश प्लस आवेश है, तो क्या करेगा, वो उसको केवल समीप ले जाते हैं, बच्चों को चिपकाते नहीं, ये आपको पता होगा। ठीक है, प्रेरण में समीप लेके आना है केवल। तो क्या होगा, जो कागज के टुकड़े हैं उनमें क्या होता है, उसका विपरीत प्रकार का हमारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा और कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक, दूसरा लिखेंगे आप, तीसरा मेथड लिखते हैं घर्षणात्मक विद्युतीकरण। जल्दी लिखेंगे बच्चों, घर्षणात्मक विद्युतीकरण। घर्षणात्मक विद्युतीकरण होगा क्या बच्चों, इसमें वही करना है कि आपने क्या करना है, दो अनावेशित वस्तु है आपके पास, दोनों अनावेशित है, दोनों को क्या किया, याद रखना, उस चालन और प्रेरण में एक वस्तु आवेशित होती थी कम से कम, इसमें दोनों अनावेशित वस्तु, एक ये है और एक ये है। अब मैं इनको समीप लेके आके मैंने इनको क्या किया, घर्षण किया। ठीक है, घर्षण करते क्या होगा बच्चों, इसमें हलचल होगी, क्या होगी बच्चों, एक भूचाल आ जाएगा। ठीक है, हलचल होने से क्या होंगे, सबसे आपको पता है अभी, जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं। सबसे पहले जो हलचल होगा किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो यहाँ के हलचलित इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसमें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सा मेथड है, घर्षणात्मक विद्युतीकरण। तो लिखेंगे इसे, देखिए, जब दो उचित पदार्थों को रगड़ा जाता है या घर्षण उत्पन्न किया जाता है तो इनमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तथा अन्य पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही पदार्थों का आवेशन होता है। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं वे धनावेशित हो जाते हैं, जबकि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वे ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं भैया आपको, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, क्योंकि देखो बच्चों, सॉलिड एग्जाम्पल लिखा करो। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्पल नहीं कि दो पत्थर रगड़ दिए ऐसा हो गया, नहीं, आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे वही बात आ गई। ठीक है, कि आप कुछ हो, यू एग्जिस्ट। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा ये नल है हमारा, नल है, नल से हमारा पानी आ रहा है, बहुत स्पीड में है, फ्लो में है। ठीक है, जल प्रवाह हो रहा है। ठीक,
ऐसा होता था, येलो कलर में। ठीक, अब क्या इसमें जल प्रवाह हो रहा है, जब जल प्रवाहित हो रहा है, जब इसमें पानी गिर रहा है तो क्या होता है बच्चों, ये जो कौन है हमारे जल की बूंदें हैं अंदर ही अंदर, वो क्या करें, कुछ घर्षण कर रही है, तो उनमें क्या होगा, घर्षण से हमें पता है क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब कैसे हुआ, अब ये पता कैसे लगेगा आपको कि इसमें एक प्रकार का आवेश है, तो आपने क्या करना है बच्चों, एक क्षण लेके आनी है, क्षण लेनी है, कोई वस्तु लेनी है जिसमें कुछ ना कुछ आवेश हो, आवेशित वस्तु हो। ठीक है, मान लेते हैं उसमें प्लस आवेश है, आप प्लस धनावेशित वस्तु आप लेके आए, आप ऋणावेशित भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर घर्षण से, जल की बूंदों में घर्षण से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ये मैं आपको कल अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ आवेश है। अगर यदि जल की बूंदों के अंदर आवेश माइनस उत्पन्न हो रहा है, तो जो जल का आपने होगा पास लाते ही, ठीक है, दूर नहीं, टच नहीं कराना है, दूर से ही क्या होगा, ये जो जल की धारा है वो क्या हो जाती है बच्चों, सीधे ना जाकर हल्का से इसकी ओर को तिरछी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस है तो प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगी। अगर जल की बूंदों में भी आवेश कैसा है जो प्लस है, तो क्या होगा, क्या होगा, गुड, समझ में आ गया बच्चों को। ठीक है, क्या होगा, ये जो बूंदें हैं हमारी प्लस है, प्लस 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 को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और हमारी बूंद क्या हो जाएगी, एक साइड को जाएगी। मतलब जो हमारा रियल पाथ था इसका, जिसका असली पथ है, वो क्या जाएगा, विचलन हो जाएगा। जल की जो धारा है वो या तो एक साइड हो जाएगी या तो इस साइड को हो जाएगी, वो निर्भर करता है कि इसका आवेश समान है या विपरीत आवेश है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, नल से सामान्य प्रवाह से निकलते हुए जल के निकट जब किसी विद्युत आवेशित क्षण को ले जाया जाता है, तो विद्युतीकरण के कारण जल का प्रवाह एक ओर हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, हट जाता है। एक एग्जांपल और लिखेंगे, पॉलिस्टर की कमीज। देखो, एक टाइप का गारमेंट है, कपड़े की जैसे सूती होता है, नायलॉन होता है, पॉलिस्टर भी एक होता है हमारा। ठीक है, पॉलिस्टर की कमीज को शरीर से उतारने पर अंधेरे में चिंगारी उत्पन्न होती है बच्चों, किसकी वजह से, घर्षण के कारण। फिर वो भी ले सकते हैं, शुष्क बालों में घुमाने पर कंघी विद्युत आवेशित हो जाती है, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ठीक है, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे बच्चों, डायग्राम बना लेंगे, टाइम होगा आपके पास, जरूर बनाइएगा बच्चों, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जल की बूंदों पर जो आवेश होगा बच्चों, वो होता है हमारा माइनस, याद रखिएगा। ठीक है, माइनस आवेश होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, कीजिए इसको आप, कंघी में ही बना देंगे आप। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े आपने ऐसे कर दिए। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम कल। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब मैं रोज डेली, हमारी डेली क्या होंगी, लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर अपलोड कराऊंगी। ठीक है, पहले हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा दूंगी, ठोस अवस्था वाला। इज इट क्लियर? ठीक है, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अपने साथ के बच्चों को बताएं, शेयर करें, उसे लाइक करें, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा क्या कि आपको लिखाना है या बोल के लिखना है। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि बोल के लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मुझे ज़रूर अपने साथ के बच्चों को बताइएगा प्लीज़। और मैं, क्योंकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता लग जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और देखो बच्चों, लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है 3 मई को ख़त्म हो, इसके आगे भी जा सकता है, तो तब तक आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। क्योंकि बच्चों देखो, हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं। इंडिया वैसे भी एक डेवलपिंग कंट्री है, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो अगर हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे देश का भविष्य है, अगर वही नहीं पढ़ेंगे तो हम और पीछे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आलसी बने, घर पे रहें, लेकिन पढ़ाई के लिए आलसी ना बने। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे, कल मिलते हैं बच्चों।